आज हम लोग इतिहास में जो मौर्य साम्राज्य कर रहे थे उसी में आगे किया जाए। अशोक का धम हो गया था। अशोक के धम के बाद अशोक के अभिलेखों की बात की जा रही थी। अशोक के अभिलेख, तो अशोक के अभिलेख, थोड़ी सी बात हुई थी अशोक के अभिलेख पर कि ये कितने प्रकार के अभिलेख हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। हालांकि ये सभी शिला या पत्थर पे ही बने हुए हैं, फिर भी ये इनका जो नामकरण किया जाता है ये शिलालेख, स्तंभ लेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख या गुफा लेख। ठीक। अब अशोक ने अपने लेखों को, जो लेख उसके द्वारा लिखवाए गए हैं, वो शिलाओं पर लिखवाए गए हैं, पत्थर पर लिखवाए गए हैं। अब ये दो प्रकार के पत्थर हैं। दो प्रकार के पत्थर का मतलब कि ये सभी पत्थर पे ही हैं, लेकिन इन्हें शिलालेख कहा जा रहा है, इन्हें स्तंभ लेख कहा जा रहा है, इन्हें गुहा लेख कहा जा रहा है। ये जो हैं अमूमन सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में, जो पहाड़ियाँ हैं उस पे खुदे हुए हैं, और ये सामान्यतः जो मैदानी क्षेत्र है उसके साम्राज्य के, वहाँ हालांकि पहाड़ियाँ नहीं हैं, तो कैसे इन लेखों को वहाँ, इन अभिलेखों को वहाँ स्थापित किया जाए। तो इसके लिए अशोक ने चुनार के पत्थर से स्तंभ बनवाया और उन स्तंभों पर अपने लेखों को खुदवाकर फिर इन्हें मैदानी क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर स्थापित किया गया। तो ये स्तंभ लेख बोले जाते हैं। गुहा लेख यानी जो गुफाएं अशोक द्वारा बनवाई गई थी, उन गुफाओं पर जो लेख हैं उन्हें गुहा लेख कहा जाता है। तो इस प्रकार शिलालेख के भी दो रूप हैं। एक आपका बृहद शिलालेख, दूसरा लघु शिलालेख। लघु शिलालेख और ऐसे ही स्तंभ लेख के भी दो रूप हैं, दो प्रकार के ये भी हैं। एक बृहद स्तंभ लेख, बृहद स्तंभ लेख, और दूसरे लघु स्तंभ लेख। सबसे पहले अशोक के जो लेख हैं वो लघु शिलालेख हैं, उसके बाद बृहद शिलालेख और फिर आपके स्तंभ लेख हैं। तो सबसे पहले जिन लेखों को अशोक ने खुदवाया था वो आपके लघु शिलालेख हैं, फिर बृहद शिलालेख खुदवाए गए, फिर स्तंभ लेख खुदवाए गए। अशोक अपने 6वें स्तंभ लेख में कहता है कि राज्याभिषेक के 12वें वर्ष से हमने धमलिपियों को खुदवाना शुरू किया, और इन लेखों में अशोक के जिस कार्यकाल का विवरण है वो उसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष से 27वें वर्ष तक के काल का इन लेखों में विवरण मिलता है। तो अगर ये कहा जाए कि अशोक ने सबसे पहले किन अभिलेखों को खुदवाया, तो वो हैं आपके लघु शिलालेख, फिर बृहद शिलालेख, फिर स्तंभ लेख। अब इन अभिलेखों की खोज कैसे हुई, किसने किया? तो अब इन अशोक के अभिलेखों की खोज जो हुई वो 1750 में 50 ईस्वी में टी पेंथेलर द्वारा इसकी खोज की गई थी। और यह जो खोज की गई 1750 में टी पेंथेलर द्वारा, यह किसकी खोज की गई, किस अभिलेख की? तो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को टी पेंथेलर ने
सबसे पहले 1750 ईस्वी में खोजा था। इसके बाद इन अभिलेखों को पढ़ने की बात आई, तो इन अभिलेखों को कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि ये प्राकृत में है। तो पढ़वाने का सबसे पहले प्रयास फिरोज तुगलक ने किया था। फिरोज तुगलक ने इन अभिलेखों को पढ़वाने का सबसे पहले प्रयास किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। सफलता कब मिली अभिलेखों को पढ़ने में? सफलता अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में पढ़ा था। तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में सबसे पहले इन अभिलेखों को पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप कलकत्ता टकसाल के एक अधिकारी थे, कलकत्ता टकसाल में नियुक्त एक अधिकारी थे और एशियाटिक सोसाइटी से भी जुड़े हुए थे। तो इन्हीं के प्रयत्नों से ये अभिलेख पढ़े गए। लेकिन इन अभिलेखों में, अशोक के अभिलेखों में, जैसा कि अशोक की नाम की जो बात की गई थी, तो उसमें बताया गया कि अशोक के अभिलेखों में उसका नाम देवानामपीय या प्रियदर्शी मिलता है। तो इस देवानामपीय की पहचान प्रिंसेप ने श्रीलंका के शासक तिस से कर डाली। इस देवानामपीय की पहचान प्रिंसेप ने श्रीलंका के शासक तिस से कर डाली। बाद में टर्नर ने यह बताया कि अभिलेखों में जो देवानामपीय है यह श्रीलंका का शासक तिस नहीं है। उन्होंने दीपवंश के आधार पर यह बताया कि यह जो देवानामपीय है यह अशोक है। तो सबसे पहले किसने देवानामपीय को अशोक से समीकृत किया? तो टर्नर ने सबसे पहले बताया कि देवानामपीय का प्रयोग अशोक के लिए किया गया है। अशोक के लिए किया गया है। और यह किस आधार पे बताते हैं? दीपवंश के आधार पर यह बात टर्नर ने बताई। दीपवंश सिंगली अनुसूतियां हैं, दीपवंश के आधार पर टर्नर ने यह बात बताई थी। तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले खोजा गया वो अभिलेख है दिल्ली मेरठ स्तंभलेख। सबसे पहले जो अभिलेख पढ़ा गया वह है दिल्ली टोपरा अभिलेख। प्रिंसेप ने जिस अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा था वह अभिलेख कौन सा है? दिल्ली टोपरा अभिलेख। तो दिल्ली टोपरा अभिलेख को प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था। तो अशोक के ये जो अभिलेख हैं इनकी अन्य विशेषताएं क्या हैं? जो शिलालेख जिन्हें कहा जा रहा है ये दो प्रकार के हैं, बृहद शिलालेख और आपके लघु शिलालेख। तो जो बृहद शिलालेख हैं इनमें ये 8 स्थानों से, बृहद शिलालेख 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं? 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। 8 स्थान से प्राप्त हैं ये। इनमें लेख कितने हैं? 14 लेख अंकित हैं। प्रत्येक शिलालेख पर, प्रत्येक बृहद शिलालेख पर 14 लेख अंकित हैं और ये पाए गए हैं 8 स्थानों से। अब ये जो 8 स्थानों से जो पाए गए हैं तो ये 8 स्थान कौन कौन से हैं? 8 स्थान जो आप देखेंगे तो 8 स्थान इनके
8 स्थान यानी 8 बृहद शिलालेख कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो 8 बृहद शिलालेख जो मिले हैं ये, इनको ध्यान रखिए, ये मिले हैं आपका गिरिनार, बृहद शिलालेख। इसके बाद आपका अगर उधर से चलें, ऊपर से चलिए तो भौगोलिक स्थिति के अनुसार चलिए तो आपका पहला शिलालेख मानशेहरा, दूसरा शहबाजगढ़ी, आपका फिर कालशी, गिरिनार, फिर आपका सोपारा, धौली, जौगढ़, एरगुड़ी। तो ये आपके शिलालेख हैं। इनके 8 शिलालेख हुए, 1 2 अब ये मानसेहरा और शहबाजगढ़ी कहाँ है? मानसेहरा और शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में है, वर्तमान पाकिस्तान में है। शहबाजगढ़ी पेशावर जिला में, कालशी ये आपका उत्तराखंड के देहरादून में है, में। गिरिनार गुजरात में, सोपारा महाराष्ट्र, धौली और जौगढ़ दोनों उड़ीसा में है। एरगुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक। अब इन सभी पर 14 लेख अंकित नहीं है। ये जो 2 हैं, धौली और जौगढ़, इन पर 11वां, 12वां, 13वां लेख अंकित नहीं है। इसकी जगह 2 पृथक लेख अंकित हैं, 2 पृथक लेख अंकित हैं, जिन्हें कलिंग का पृथक लेख बोला जाता है, ठीक। तो 11, 12, 13 ये जो हैं धौली जौगढ़ पर अंकित नहीं है। इनकी जगह 2 पृथक लेख अंकित हैं, जिन्हें कलिंग का पृथक अभिलेख या कलिंग का पृथक लेख बोला जाता है। अन्य सभी पर आपके 14 लेख अंकित हैं। तो शिलालेख, बृहद शिलालेख जो हैं वो 8 मिले हुए हैं अब तक, और इनमें 14 लेख अंकित हैं धौली जौगढ़ को छोड़कर। यह जो धौली जौगढ़
लेख है, इसी पर सिर्फ पृथक शिलालेख मिला है। हालांकि एक कर्नाटक श्रेणी भी सन्नाति से लघु शिलालेख मिला है, जिस पर ये पृथक लेख उस पर भी अंकित हैं। तो अगर कहा जाए कि पृथक लेख किस पे अंकित हैं, तो वो आपके धौली और जौगढ़ पे तो हैं ही, साथ में लघु शिलालेख सन्नाति पर भी हैं। अशोक जो ये लेख लिखवाया है, ये कितनी लिपियों में है या किस लिपि में है? तो अशोक के जो लेख हैं वो 4 लिपियों में हैं। अशोक के जो लेख हैं, अशोक के लेख, अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में है। 4 अशोक के अभिलेखों में 4 लिपियां प्रयोग की गई हैं, अब इन 4 लिपियों में बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन से वो अभिलेख हैं जिन पर ये लिपियां अंकित हैं। जैसे मानसेहरा और शहबाजगढ़ी, मानसेहरा और शहबाजगढ़ी, शहबाजगढ़ी, ये दोनों में जिस लिपि का प्रयोग किया गया है वो आपकी खरोष्ट लिपि है। इस पर खरोष्ट लिपि है। इस पर जो अभिलेख ये मानसेहरा और शहबाजगढ़ी पर जो लेख अंकित किए गए हैं, खुदवाए गए हैं, वो खरोष्टी लिपि में है। वैसे ही आपका लघमान काबुल के पास है, और तक्षशिला से ये शिलालेख लघु शिलालेख हैं सभी। लघु, ये आपका मानसेहरा और शहबाजगढ़ी आपका बृहद शिलालेख है, और ये सभी लघु शिलालेख हैं। ये लघमान और तक्षशिला के जो लेख हैं ये अरामेइक लिपि में है, अरामेइक लिपि में है। और सरेकुना, सरेकुना यह कंधार के पास है। यह लेख अभिलेख जो है इसकी लिपि 2 है, यह द्विलिपिक है, द्विलिपिक लेख है। 2 लिपियां कौन कौन सी हैं इसकी? अरामेइक है और यूनानी है, अरामेइक और यूनानी। तो अशोक के अभिलेखों में, इन अभिलेखों में मानसेहरा और शहबाजगढ़ी में के जो लेख हैं वो खरोष्टी लिपि में है। लघमान और तक्षशिला के जो लेख हैं वो आपके अरामेइक लिपि में है। सरेकुना से जो लेख प्राप्त हुआ है, अभिलेख प्राप्त हुआ है, वह आपका अरामेइक और यूनानी दोनों लिपियों में है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो द्विलिपिक लेख जो अशोक का है, द्विलिपिक अभिलेख जो अशोक का है वो सरेकुना का है। इसमें अरामेइक और यूनानी का प्रयोग किया गया है, यानी एक लिपि अरामेइक हुई और एक खरोष्टी हुई, एक यूनानी हुई। तो आपकी 3 लिपियां तो ये हो गई। इन अभिलेखों को छोड़कर अन्य सभी अभिलेख आपके प्राकृत में लिखे गए हैं, ब्राह्मी लिपि है। तो इस तरह से आप 4 लिपियां जो देखते हैं, 4 लिपियां वो कौन कौन सी हैं? 4 लिपियां जो हैं वो आपका ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामेइक और यूनानी। अब सवाल ये पूछा जाता है बार बार कि खरोष्टी लिपि में निम्न में से उसका कौन सा लेख है, या अरामेइक लिपि में कौन है, या किस लेख पर 2 लिपि में कौन सा लेख 2 लिपियों में है। अशोक के लेखों में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया है? तो 4 लिपियों में अशोक के लेख हैं। इनको छोड़कर अन्य सभी अभिलेख आपके, इनको छोड़कर अन्य सभी अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। ठीक। अशोक के जो
अभिलेख हैं उसकी बात हमने बताई कि अशोक ने अपने शासनकाल के 12वें वर्ष में सबसे पहले अभिलेख खुदवाया था। 6वें स्तंभ लेख में वह कहता है, 6वें स्तंभ लेख के अनुसार अशोक अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष से धमलिपियां खुदवाना शुरू किया, धमलिपियां खुदवाया है। और अशोक के ये जो अशोक की धमलिपि है, जो ये लेख है, इन्हें धमलिपि वो कहता है अपने 14वें शिलालेख में। तो ये जो धमलिपि है वह कितने अशोक के कितने शासनकाल, तो शासनकाल अशोक के 8वें अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष से 27वें वर्ष तक का विवरण इनमें मिलता है, ठीक। तो अशोक के 8वें वर्ष से लेकर और 27वें वर्ष तक का विवरण इन अभिलेखों में मिलता है। ये अभिलेख अशोक ने 12वें वर्ष से लिखवाना शुरू किया। अब इन अभिलेखों को लिखवाने का उद्देश्य क्या है, कारण क्या है, वह इनको शिलाओं पे लिखवाने का उद्देश्य क्या है, इस बात को भी अभी अशोक बताता है। और कहता है अपने 6वें शिलालेख में, वो कहता है, अभी सभी शिलालेखों की बात होगी कि किस शिलालेख में क्या महत्वपूर्ण है, क्या कहा गया है। तो 6वें शिलालेख में अशोक कहता है कि हमने इन्हें पाषाण पर अंकित कराया, जिससे कि ये चिर अस्थायी रह सकें, यानी बहुत दिनों तक रह सकें। जल्दी पाषाण है, पत्थर है, तो बहुत जल्दी टूटेगा, फूटेगा, गलेगा नहीं, तो इसलिए उसने पाषाण पे अंकित करवाया। दूसरी बात वह कहता है कि क्यों अंकित करवाए ये लेख, तो कहता है कि मेरे पुत्र पौत्रादि आदि इसका अध्ययन करें और अध्ययन करके इनका अनुसरण करें, जिससे वो स्वयं तथा उनकी जनता इहलौकिक तथा पारलौकिक सुख प्राप्त कर सके। तो ये लेख इसलिए लिखवाए गए कि उसके जो उत्तराधिकारी हैं वो इसे देखें, समझें, इसका अनुसरण करें, जनता इसे देखे, समझे, अनुसरण करे। अब हम लोग आते हैं बृहद शिलालेखों पे। बृहद शिलालेख जो 8 स्थानों से मिले हैं, ये 8 स्थान आपके मानसेहरा, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये 8 स्थान आपके मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, कालसी, गिरनार, सोपारा, धौली, जौगढ़, एरीगुड़ी है। इनमें आपने देखा ही धौली और जौगढ़ में 11वां, 12वां, 13वां लेख अंकित नहीं है। यह लेख अशोक ने इस पर क्यों नहीं अंकित कराया, क्योंकि ये लेख उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं, उड़ीसा में ये लिखवाए गए थे और वहाँ के लोगों को अशोक कलिंग युद्ध के परिणामों की याद नहीं दिलाना चाहता था, इसलिए उसने ये अभिलेख नहीं 11, 12, 13 यहाँ नहीं अंकित कराया। उसकी जगह 2 अन्य लेख अंकित कराए गए, जिन्हें पृथक कलिंग लेख बोला जाता है। पृथक कलिंग का पृथक लेख या पृथक कलिंग लेख बोला जाता है। अब इस पृथक कलिंग लेख में उसने क्या लिखवाया है, तो पृथक कलिंग लेख में वह सीमांत प्रांतों संबंधी अपनी नीति की घोषणा करता है। साथ में
वहाँ जो नियुक्त व्यवहारिक नगर व्यवहारिक हैं, नगर व्यवहारिक जो अधिकारी होते थे वो न्यायाधीश कहलाते थे। तो जो न्यायाधीश वहाँ नियुक्त हैं, नगर व्यवहारिक जो हैं वहाँ, उनसे वह कहता है कि यहाँ पर आप निष्पक्ष होकर न्याय करेंगे और समानता के साथ न्याय करेंगे। यानी अपने नगर व्यवहारिकों को यह निर्देश देता है कि यहाँ पर निष्पक्ष और समान न्याय होना चाहिए। इन्हीं पृथक कलिंग लेखों में अशोक कहता है, समस्त जनता मेरी संतान है, समस्त जनता मेरी संतान है। जैसे मैं अपनी संतान के इहलौकिक तथा पारलौकिक सुख की कामना करता हूँ, वैसे ही मैं सबके सभी संपूर्ण प्रजा के इहलौकिक तथा पारलौकिक सुख की इच्छा करता हूँ या कामना करता हूँ। तो तीन महत्वपूर्ण बातें इस पृथक कलिंग लेख में कही गई है। प्रथम पृथक कलिंग लेख में वो कहता है कि सभी मेरी संतान है, और जिस तरह से मैं अपने संतान के ये लौकिक तथा पारलौकिक सुख की कामना करता हूँ, वैसे ही कामना सभी के लिए करता हूँ। ये जो बातें कही जा रही हैं आपको जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पूछे हुए प्रश्न हैं। अगर नहीं भी पूछे गए हैं, दूसरे रूप में पूछे गए हैं, इसलिए इनका ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि एग्जाम में आप मिस करें, ये लगे कि हाँ लेक्चर सुना तो था लेकिन मिस हो गया। ऐसा ना करिएगा, क्योंकि जो भी बातें होंगी यहाँ इम्पोर्टेंट बात ही होगी। और चूंकि आप टीजीटी, पीजीटी, जेआरएफ नेट के हैं, इसलिए आपसे गहन अध्ययन की ही उम्मीद की जाती है। टीजीटी का जो पेपर है, आपको पिछले वर्ष से पीछे जब जाएंगे तो वो पेपर टीजीटी या पीजीटी के वो आपको आसान से लगेंगे, लेकिन पिछले वर्ष का जो पेपर है वो पैटर्न थोड़ा सा बदला हुआ है। तो हमें जहाँ तक लगता है कि इस बार चूँकि टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है, तो पेपर का स्तर थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। तो उस हिसाब से अपने को आप तैयार रखें, और किसी भी परीक्षा में सामान्य प्रश्नों को इग्नोर बिल्कुल न करें, क्योंकि अगर सामान्य प्रश्न आप गलत करते हैं तो आप उतने ही पीछे चले जाते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर ये कहा गया कि अशोक का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ, अगर 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए और ये कहा गया कि इसका राज्याभिषेक कब हुआ, तो आप इनमें से सही उत्तर, अगर इस प्रश्न का सही उत्तर टिक नहीं करते हैं तो हजारों लड़कों से आप पीछे चले जाएंगे इस एक प्रश्न को लेकर। इस एक गलती आप इसका नंबर नहीं पाएंगे, लेकिन हजारों ऐसे लड़के हैं जो ये सही करेंगे और इसका नंबर उन्हें मिलेगा। अब इस एक नंबर को जो आपने यहाँ गंवाया इस प्रश्न में, इसकी भरपाई आप कहाँ करेंगे? तो ये ध्यान रखिए कि सामान्य जो प्रश्न है वो बिल्कुल गलत ना हो, और पेपर टफ बनेगा। आप अगर डीपली अध्ययन किए हैं तो आप प्लस में रहेंगे, फायदे में रहेंगे। आप 2, 4, 5, 10 प्रश्न की लीड लेने की स्थिति में रहेंगे, और वो आपका सिलेक्शन दिलवाने के लिए पर्याप्त होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि कलिंग का पृथक लेख या पृथक कलिंग लेख में 3 महत्वपूर्ण बातें की गई हैं। वो बातें कौन कौन सी हैं देखिए जरा। ये जो 3 बातें इसमें महत्वपूर्ण कही गई है, एक तो सीमांत प्रांत संबंधी अपनी नीति की घोषणा करता है। वह कहता है कि उन्हें मुझसे डरना नहीं चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। फिर कहता है कि जो
प्रथम पृथक शिलालेख है। प्रथम पृथक में कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, सभी मनुष्य मेरी संतान है। बार बार पूछा जाता है कि किस लेख में अशोक कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। वह प्रथम पृथक कलिंग लेख में कहता है सभी मनुष्य मेरी संतान है। जैसे मैं अपनी संतान के इहलौकिक तथा पारलौकिक सुख की कामना करता हूँ, वैसे ही सबके इहलौकिक तथा पारलौकिक सुख की कामना करता हूँ। फिर क्या बताता है इस पृथक कलिंग लेख में? वह यहाँ कलिंग के नगर व्यवहारिकों को निष्पक्ष होकर न्याय करने का निर्देश देता है। निष्पक्ष होकर न्याय करने का निर्देश देता है। ठीक, निष्पक्ष होकर न्याय करने का वह निर्देश देता है। तो ये तीन बातें आप पृथक कलिंग लेख के संदर्भ में बिल्कुल ध्यान रखें। अब आइए, अब इन अभिलेखों की अगर बात करें कि अन्य जो 14 अभिलेख हैं, ये 14 क्या क्या हैं, तो प्रथम जो लेख है बृहद शिलालेख में उल्लिखित बातें, बृहद शिलालेख में उल्लिखित महत्वपूर्ण बातें। तो बृहद शिलालेख में उल्लिखित जो महत्वपूर्ण बातें हैं, पहले लेख में क्या कहा गया है? जीव हिंसा का निषेध किया गया है। अशोक कहता है कि हम जीव हिंसा रोक दिए हैं। हम अपनी पाकशाला में भी, इसी लेख में वो कहता है कि हमारी पाकशाला में भी अब सिर्फ 2 मोर और 1 हिरण मारे जाते हैं। यानी सिर्फ 3 पशु मारे जा रहे हैं, 2 मोर मारा जा रहा है, 1 हिरण मारा जा रहा है। आगे वह इसी लेख में कहता है कि भविष्य में ये भी नहीं मारे जाएंगे, भविष्य में ये भी नहीं मारे जाएंगे। अब आपसे एक नया प्रश्न ये बनता है कि अशोक किस लेख में यह वादा करता है कि भविष्य में मेरी पाकशाला के लिए कोई पशु नहीं मारे जाएंगे, किसी पशु की हत्या नहीं की जाएगी। अगर हत्या नहीं की जाएगी तो सीधी सी बात है कि मांसाहार नहीं होगा। जब पशु पंक्षी की हत्या की जाएगी तभी तो मांसाहारी व्यंजन बनेगा। जब हत्या ही नहीं की जाएगी तो मांसाहारी व्यंजन कैसे बनेगा? तो अगर थोड़ा सा इनडायरेक्टली ये पूछ लिया जाए कि अशोक किस लेख में भविष्य में मांसाहारी न होने का वादा करता है, तो वह आपका पहला बृहद शिलालेख का जो पहला लेख है। अब इन जो बृहद शिलालेख के पहला लेख है, इसे आप अमूमन जो पुस्तकों में प्रयोग किया जाता है विद्वानों द्वारा, वह शिलालेख के संदर्भ में तो प्रथम शिलालेख कह लीजिए, द्वितीय शिलालेख कह लीजिए। तो प्रथम शिलालेख में वह इस तरह का वादा करता है और उसी में बताता है कि हमारी पाकशाला में सिर्फ 2 मोर और 1 हिरण मारे जाते हैं। अब दूसरे लेख में वह क्या कहता है? दूसरे लेख में अशोक
बड़ा महत्वपूर्ण लेख है और बार बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कहता है कि हमने मनुष्यों और पशुओं के लिए औषधियों तथा अस्पतालों की व्यवस्था की है। तो औषधियों तथा अस्पतालों की व्यवस्था की है। ठीक, तो इस में वह कहता है कि हमने मनुष्यों और पशुओं के लिए अस्पतालों की व्यवस्था की है। अब ये अस्पताल कहाँ कहाँ बनवाए गए हैं, इसकी भी बातों बताता है। इस दूसरे लेख में वह कहता है कि मेरे द्वारा जो अस्पताल बनवाए गए हैं वो दक्षिण में औषधियों की जो व्यवस्था की गई है वो दक्षिण अपने राज्य में तो की ही गई है, अपने राज्य से बाहर भी हमने की है। अपने राज्य से बाहर यवन राज्यों में भी किया है। यवन राजा अंत्योक का नाम इसमें लेता है और कहता है कि अंत्योक और उसके पड़ोसी यवन राज्यों में हमने इसकी व्यवस्था की या कराई। दक्षिण के लिए कहता है कि दक्षिण के 5 राज्यों का या राजाओं का उल्लेख ये करता है और इसी लेख में वो कहता है दक्षिण के 5 राज्यों का उल्लेख होता है, यानी अशोक के वैदेशिक नीति से संबंधित या उसके साम्राज्य निर्धारण में भी इस अभिलेख का प्रयोग किया जा सकता है। वो किस संदर्भ में, कि वह बताता है कि अंत्योक और उसके पड़ोसी यवन राज्यों में इस तरह की व्यवस्था की गई है। यहाँ सिर्फ एक यवन राजा का उल्लेख करता है, अंत्योक का। फिर कहता है कि दक्षिण में हमने चोल, पांड्य, केरलपुत्र, सत्यपुत्र और ताम्रपाणी में इस तरह की व्यवस्थाएं हुई। यानी वह यहाँ चोल, पांड्य, केरलपुत्र, सत्यपुत्र और ताम्रपाणी की बात करता है। दक्षिण भारत में आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में ये जो क्षेत्र है ये चोलों का क्षेत्र है। यह जो क्षेत्र है यह पांड्यों का है, पांड्य है। यह जो क्षेत्र है यह सत्यपुत्र और केरल का है। तो अशोक इन राज्यों की भी बात करता है, यानी दक्षिण के जिन राज्यों की बात करता है उसमें आपके 5 राज्य हैं, केरल, चोल, पांड्य, केरल पुत्र, सत्यपुत्र और ताम्रपाणी। अब चोल, पांड्य जो है ये शब्द बहुवचन जैसा लगता है, बहुवचन रूप में प्रयोग किया गया है। वैसे ही आपका केरल पुत्र, सत्यपुत्र एक वचन के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इतिहासकारों का मानना है कि ये राज्य हैं, ये राज्य के रूप में इनका उल्लेख किया गया है और इनका उल्लेख राजाओं के रूप में किया गया है। यह जो ताम्रपाणी है यह श्रीलंका है। ठीक, तो द्वितीय शिलालेख में ही अशोक दक्षिण के इन 5 राज्यों का उल्लेख करता है। अब आइए तृतीय शिलालेख में वो क्या कहता है, तीसरे लेख में क्या कहता है। तीसरे शिलालेख में अशोक कहता है कि हमने क्या किया,
रज्जुक और प्रादेशिक को 5 वर्षीय अपने क्षेत्र में 5 वर्षों पर दौरा पर जाने को कहा। दौरा पर जाने को कहा, अनुशयान, इसको अनुशयान बोला गया है। तो वो कहता है कि युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक को 5 वर्षीय दौरा पर जाने को कहता है तीसरे शिलालेख में। अब प्रश्न ये पूछा जा सकता है या पूछा जाता है कि तीसरे शिलालेख में अशोक निम्न में से किन पदाधिकारियों का उल्लेख नहीं करता है? तो इन 3 के अलावा किसी अन्य पदाधिकारी का एक विकल्प में अगर नाम रहे तो प्रश्न बन जाएगा। तो इस प्रकार इनका ध्यान रखें। 5 वर्षीय दौरा पर जाने को कहता है। अब ये 5 वर्षीय दौरा पर तो जाते हैं, लेकिन जो उज्जैनी और तक्षशिला है वहां के महामात्र 3 वर्ष पर दौरा पे जाते हैं। तो यहीं थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिए, उज्जैनी और तक्षशिला में 3 वर्ष पर दौरा पर जाते थे। तो अगर ये पूछा जाए कि महामात्र कहाँ 3 वर्ष पर दौरा पर जाते थे, तो उज्जैनी और तक्षशिला में, अन्य सभी जगह 5 वर्षों पे दौरा पे जाते थे। अब ये दौरा पर जाकर करते क्या थे? ये अपने प्रशासकीय कार्यों को निपटाते थे, अपना प्रशासकीय कार्य करते थे और साथ में धर्म संबंधी कार्य भी करते थे। लोगों को धर्म के विषय में उपदेश आदि देते थे, उन्हें समझाते थे, बताते थे। ठीक। चौथे लेख में अशोक जो उल्लेख करता है वह भेरी घोष की जगह है। भेरी घोष की जगह धम घोष की बात करता है। धम घोष, भेरी घोष की जगह वह धम घोष की बात करता है। तो चौथे लेख में वह भेरी घोष को अच्छा नहीं मानता, धम घोष को अच्छा मानता है। ठीक। 5वें लेख में, 5वें शिलालेख में अशोक कहता है कि अभी तक किसी ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति नहीं की थी। हमने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, महामात्रों को नियुक्त किया। अब ये धम्म महामात्र करेंगे क्या? हालांकि इनकी बात मौर्यकालीन प्रशासन में भी होगी, लेकिन फिर भी यहाँ जान लीजिए। धम्म महामात्रों का कार्य है, पहला तो बार बार ये पूछा जाता है कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति कब हुई? तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति राज्याभिषेक के 13वें वर्ष हुई। किस अभिलेख में इसका उल्लेख है? तो 5वें शिलालेख में इसका उल्लेख अशोक करता है। अगर ये पूछा जाए कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति सबसे पहले किसने की थी, तो अशोक इसमें साफ साफ कहता है कि पहले धम्म महामात्रों की नियुक्ति नहीं हुई थी, हमने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। यानी अशोक पहला शासक है जिसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। वह कहता है कि ये धम्म महामात्र करेंगे क्या? विभिन्न संप्रदायों के बीच समन्वय स्थापित करेंगे। धम्म महामात्र विभिन्न संप्रदायों के बीच, ब्राह्मण, श्रमण और जितने संप्रदाय हैं उन सब के बीच समन्वय स्थापित करेंगे। साथ में राज दरबार या राजा द्वारा दिए गए दानों के समुचित प्रयोग की व्यवस्था करेंगे। ठीक। इन्हें कुछ न्यायिक अधिकार भी अशोक ने दिया था
ये न्यायाधीशों द्वारा दिए गए दंडों की जांच करते थे दौरे पर जब जाते थे तो, और जो बूढ़े या बुजुर्ग अपराधी थे उन्हें ये मुक्त भी कर सकते थे या उनकी सजा को कम भी कर सकते थे। तो ये अधिकार भी धम्म महामात्रों को दिया गया था। छठवें शिलालेख में अशोक क्या कहता है? छठवें शिलालेख में सबसे पहले तो वो यह बताता है कि हमने इन धम्मलिपियों को, ये जो लेख हैं अशोक के, इनको क्यों खुदवाया था? तो इसी में कहता है कि इनको शिलाओं पर यानी इनको पत्थर पर इसलिए खुदवाया गया, इसलिए खुदवाया गया कि ये चिर अस्थाई हो सके। दूसरी बात कहता है कि हमारे पुत्र पौत्रादि हमारे पुत्र पौत्रादि इनका अनुसरण कर सकें, इसको पढ़ें, देखें और इसका अनुसरण करें। आ नहीं रहा कुछ? अभी नहीं है। नहीं, कहाँ से गवा है? इधर से कैसे तो नहीं है।